नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और राष्ट्रीय वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक के दृष्टि से इनके नैतिक व कानूनी निहितार्थों को समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जो हर देशभक्त के मन में है। पहलगाम में निर्दोष हिंदू नागरिकों की हत्या के बाद सरकार पर सुरक्षा चूक को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। यही सवाल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी उठाए गए थे। तब भी यह प्रश्न उठा था कि 250 किलो आरडीएक्स भारत के अंदर कैसे आ गया था। कुछ लोग इसे सिर्फ सरकार की असफलता और इंटेलिजेंस फेल्योर बता रहे हैं। हालांकि सरकार ने भी इसे एक चूक माना है और ऑल पार्टी मीटिंग में इसे स्वीकार भी किया है। मित्रों, जब जब देश पर हमला होता है, कुछ लोग सरकार को ही निशाना बनाते हैं। पुलवामा हमला हो या आंतरिक सुरक्षा, 28 निर्दोष हिंदुओं की धर्म पूछकर हत्या से सवाल तो उठे ही हैं। सरकार से सवाल पूछे भी जाने चाहिए, फिर वो चाहे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के हो या इंटेलिजेंस फेल्योर को। हम सरकार की जिम्मेदारी को कम नहीं आंकते, लेकिन हर बार सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाल देना और बाकी संस्थाओं, राजनीतिक दलों या आम जनता की भूमिका की अनदेखी करना भी एक खतरनाक प्रवृत्ति है। क्या सुप्रीम कोर्ट, आम नागरिक और राजनीतिक दल अपनी भूमिका से बरी हो सकते हैं? चलिए तथ्यों, संविधान और राष्ट्रहित की दृष्टि से इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। जब सरकार कश्मीर में हालात सामान्य करने की कोशिश कर रही थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को हटाए जाने के मामले की सुनवाई करते समय केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश देते समय यह नहीं बताया कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से आंतरिक हालात और जन सुरक्षा जैसे विषयों पर सुरक्षा एजेंसियों से आंतरिक सुरक्षा इनपुट प्राप्त कर लिया है। वहीं दूसरी ओर पंजाब केस 1994 और नागालैंड केस 1997 जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और खुफिया जानकारी जैसी बातें पूरी तरह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और न्यायपालिका को यहां आत्म संयम रखना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोर्ट ने कश्मीर चुनाव के निर्देश देते समय अपने ही इन पुराने फैसलों पर ध्यान दिया था, आत्म संयम रखा था? हम सब जानते हैं कि पुलवामा में सेना के काफिले पर हमला किसी बाहरी आतंकी ने अकेले नहीं किया। 250 किलो आरडीएक्स अंदर तक पहुंच जाना आश्चर्य तो करता ही है। ये साइकिल से पहुंचा, खच्चर से पहुंचा या किसी गाड़ी से पहुंचा? मेरा मानना है कि यह सब बिना स्थानीय सहयोग के संभव हो ही नहीं सकता। सैन्य काफिलों की गोपनीयता किसी भी आतंकी के लिए तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसे अंदरूनी सूत्रों से खुफिया जानकारी न मिले, और यही राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा है। यह हमला केवल सीमा पार से नहीं हुआ, बल्कि हमारी सीमा के अंदर बैठे गद्दारों की मदद के बिना संभव ही नहीं था। परिणाम यह हुआ कि 2019 में हमने अपने 40 सैन्य सपूतों को खो दिया था। ठीक इसी प्रकार पहलगाम में 28 हिंदू नागरिकों की धर्म पूछकर, पैंट उतरवाकर हत्या करने पाकिस्तान से आए आतंकवादी AK-47 और M4 राइफलों के साथ अंदर तक कैसे आ गए? हम और आप भारत में किसी दूसरे मोहल्ले में जाएं तो आपको कई लोगों से पूछना पड़ेगा, पता बार बार पूछना पड़ेगा, गूगल मैप की मदद लेनी पड़ेगी। क्या यह बिना स्थानीय स्थल पर मदद मिले संभव है? एक प्रश्न यहां फिर खड़ा होता है। जिस रास्ते से सेना का मूवमेंट होता हो वो पहलगाम का इलाका था, एक संवेदनशील इलाका था। माना सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, पर यह सवाल तो उठेंगे ही कि पर्यटन के स्थान पर वेंडरों को लाइसेंस देने, जिपलाइन जैसे खेल चलाने वाले वेंडरों को लाइसेंस देने और राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा पर्याप्त है कि नहीं देखना और सुरक्षा मांगना किसका काम है? क्या राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों से इन सवालों के जवाब नहीं लिए जाने चाहिए? अब आते हैं स्थानीय समर्थन और सहयोग पर। तो जो दर्शक कश्मीर जाते रहे हैं और यदि उन्हें किसी नाई की दुकान पर बाल कटवाने का मौका मिला हो तो इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि दुकानों की दीवारों पर पाकिस्तानी क्रिकेटरों और गायकों के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पर पाकिस्तान की झंडे भी लहराए जाते आपको मिलेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि ये तथाकथित सेकुलर वर्ग जो हर नीति पर सरकार को घेरता है, वह इस मानसिकता पर चुप्पी साध लेता है। ऐसा क्यों?
क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर प्रत्यक्ष देश विरोध नहीं आता है? मैं तो यह भी नहीं समझ पा रहा हूं कि कश्मीर की सुंदरता दिखाने और छोटी सी छोटी चीज़ों की फोटो खींचने वाले लोगों के पास इतनी बड़ी घटना के ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं है। इस पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए। सरकार ने जब पाकिस्तानी वीज़ा पर प्रतिबंध लगाया तो यह खुलासा हुआ कि हजारों पाकिस्तानी नागरिक भारत में बिना अनुमति के रह रहे हैं, और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इनमें से कई तो चुनावों में अपना वोट भी डाल चुके हैं। है ना आश्चर्य की बात? नागरिक पाकिस्तान का और वोट डाल रहा है भारत में, इसका वोट किसको समर्थन दे रहा है? अब प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि इन्हें घर, राशन और आधार कार्ड किसने दिलवाए होंगे? क्या सरकार हर घर और हर व्यक्ति की निगरानी करवा सकते हैं? मित्रों, समाचारों में यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी जासूस सैन्य अधिकारियों के बच्चों को फोन करके बच्चों से उनके फौजी पिता की तैनाती जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां भी प्रश्न खड़ा होता है कि पाकिस्तान के पास इन बच्चों के फोन नंबर कैसे पहुंचे? क्या स्कूल ने दे दिए? ये फोन नंबर हमारे समाज और मिलने जुलने वालों के बीच छुपे गद्दारों ने ही दिए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान उन्हीं को फोन कर रहा है, उन बच्चों को ही फोन कर रहा है जिनके पिता सैन्य अधिकारी हैं या सेना में काम करते हैं। क्या ऐसे स्थानीय नागरिक जो इन विदेशी घुसपैठियों को पनाह देते हैं मासूम और निर्दोष हैं? आज जरूरत है ऐसे नागरिकों पर भी कार्रवाई की जाने की जो राष्ट्र विरोधियों के मददगार हैं। अब बात कर लेते हैं कश्मीर पर दिए गए नेताओं के कुछ बयानों की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था, कश्मीर में शांति संगीनों के साए में नहीं लाई जा सकती। वहीं सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा था, कश्मीर को एक खुली जेल में बदल दिया गया है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा था, कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक नेता ने कहा था, सरकार सेना के दम पर कश्मीर में शांति का ढोंग कर रही है। कांग्रेस के एक नेता ने तो जनरल बिपिन रावत की तुलना सड़क के गुंडे से कर दी थी। मित्रों, हमें यह ध्यान देना होगा कि एक तरफ विपक्ष सरकार को कश्मीर में सेना के भरोसे शांति बनाए रखने पर निरंतर कोसता आ रहा है, और कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या का राग अलापने वाले उमर अब्दुल्ला से लोकतंत्र की दम पर खुद मुख्यमंत्री बने बैठे हों उस व्यक्ति से 28 लोगों की निर्मम हत्या पर एक सवाल नहीं पूछ रहा है। पहलगाम व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पर उनसे कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। इनकी एकमात्र नीति है सरकार पर गलत बयानी कर करके इतना दबाव बना दो कि सरकार कुछ गलत फैसले ले ले और इनको मौका मिल जाए। इनकी नीति है चित भी मेरी और पट भी मेरी। मित्रों, अमेरिका जैसे सबसे शक्तिशाली देश में भी विश्व की सबसे अच्छी सुरक्षा एजेंसी होने के बाद भी 9/11 हो गया था। लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन में भी 2005 में मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा धमाका कर दिया गया था, जिसमें 52 लोग मारे गए थे। इजराइल, जो दुनिया का सबसे मजबूत सुरक्षा तंत्र माना जाता है और रखता भी है, वहां भी हमास ने आतंकी हमला करके बच्चों और महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी थी। परंतु इन देशों के विपक्ष ने कभी भी सरकार की आलोचना इस तरीके से नहीं की, कभी अपने प्रधानमंत्री का सरविहीन पोस्टर जारी नहीं किया। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सीमाएं पूरी तरीके से सील करना या हर नागरिक की निगरानी करना भौतिक रूप से किसी के लिए भी संभव नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन क्या हम लोग अपना काम कर रहे हैं? आखिर कब तक हम हर घटना के लिए सरकार को ही दोषी ठहराते रहेंगे? राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे गली, मोहल्लों और घरों में भी तय की जाती है। अब वक्त है कि हम सिर्फ दर्शक न बने, राष्ट्र प्रहरी बने, क्योंकि यदि राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारी पहचान, कुछ भी नहीं बचेगा। और यही उद्देश्य है इन राष्ट्र विरोधी ताकतों का, हमें चुप करा देना। अगर आपके मोहल्ले में कोई अजनबी दिखे, आवाज़ उठाइए। यदि आपके आसपास आपको कोई अवैध कब्जा करते दिखे, आवाज़ उठाइए। अवैध शरण देने वालों के विरुद्ध आवाज़ उठाइए। राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर नजर रखिए और आपको दिखे तो आवाज़ उठाइए। सरकारी एजेंसियों को ईमेल करिए, शिकायतें भेजिए। अपनी चुप्पी को राष्ट्र की कब्रगाह मत बनने दीजिए। राष्ट्र कवि दिनकर ने भी अपनी कविता के माध्यम से चेतावनी दी थी कि जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। अगर आप मानते हैं कि अब मौन रहना राष्ट्रद्रोह के समान हो जाएगा, तो हर गलत बात का जोरदार विरोध करना प्रारंभ कर दीजिए। मित्रों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या विदेशियों को शरण देने वाले नागरिकों के विरुद्ध भी एक सख्त कानून बनाया जाना जरूरी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। और यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।